स्वागत है दोस्तों। 10 नवंबर 2025 शाम की ठीक 6:52 में दिल्ली की गलियां नॉर्मल थी। लोग अपने जिंदगी में मसरूफ थे और रेड फोर्ट के हिस्टोरिक रैम्पार्ट शांत और शानदार लग रहे थे। लेकिन कुछ ही सेकंड में शाम की शांत टूट दे गई। एक व्हाइट हुंडई i20 कार ट्रैफिक लाइट पर स्लो चल रही थी। अचानक से ब्लास्ट में बदल गई। आग, धुआं और चिंगारियों की आवाज से पूरी एरिया को हिला दिया। 100 मीटर दूर खड़ी दूसरी गाड़ी, उसके चारों विंडोज एक साथ टूट गए और एयर बैग्स अपने आप खुल गए। सब शीशे वीशे फूट गए आपकी गाड़ी के, यहाँ तक कि एयर बैग्स तक निकल गए। खड़ी थी गाड़ी आपकी मीटर की दूरी पर, यानी कि 100-150 मीटर की दूरी पर आपकी गाड़ी खड़ी थी। पीछे ब्लास्ट होता है। जैसे हवा ने भी उस पल की दहशत महसूस कर ली हो। लोग संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर चेहरा, हर नजर एक ही सवाल पूछ रहे थे, ये हुआ क्या? एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट, एक क्राउडेड स्ट्रीट, एक सिटी शॉक में बदल गया। अथॉरिटीज के मुताबिक ये ब्लास्ट पॉसिबल टेररिस्ट मैन्युअल इन्वॉल्वमेंट का केस है। इन्वेस्टिगेटर्स अभी सस्पेक्ट ट्रेस कर रहे हैं। ब्लास्ट की टाइमिंग, एक इनोसाइड कंप्यूटर जगह पर ही जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। कुछ ही सेकंड में नॉर्मल लाइफ ट्रेजेडी के बीच फर्क समझ आया। दिल्ली ने पहले भी टेरर देखे हैं। 2000 में मल्टीपल ब्लास्ट हुए। इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। ये सिर्फ एक कार ब्लास्ट नहीं था, ये एक वेकअप कॉल था, एक अलार्म और एक शहर को याद दिलाने के लिए कि टूरिज्म कभी भी कहीं भी अपनी चाल चला सकते हैं। आइए मौजूदा एविडेंस के आधार पर समझते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। जब दिल्ली ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा तो एक नया शूटिंग लिंक सामने आया। पुलिस और एनआई ने बताया कि कुछ लोग जो पहले मेडिकल प्रोफेशन थे, असल में एक डेंजरस नेटवर्क की कांटेक्ट में थे। ये लोग कश्मीर से हरियाणा तक एक्टिव थे और उनके पास मील एक्सप्लोजिव मटेरियल ने सबको हिला दिया। 3000 किलो से ज्यादा एक्सप्लोजिव टाइमर्स और डेटोनेटर्स। सबको इस बात का सबूत पता था कि कुछ बड़ा प्लान हो रहा था। जो लोग दिन में डॉक्टर और रात को कुछ और बन चुके थे। ये कहानी सिर्फ एक टेरर की नहीं, बल्कि एक ऐसी सिस्टम की है जहां नॉर्मल जिंदगी के पीछे एक अंधेरा छुपा था। इन्वेस्टिगेशन में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ब्लास्ट के कुछ दिन पहले कुछ लोग अरेस्ट किए गए थे, फिर उनमें से एक साथी मिसिंग था। सोर्सेज के मुताबिक उसने पैनिक में ब्लास्ट किया। पुलिस की रिकॉर्ड के हिसाब से उसके पास वही टाइप की एक्सप्लोजिव मील था जो फरीदाबाद में पकड़ा गया। शायद वो अपने ग्रुप की एक्सप्लोजिव होने से घबरा गया था। लेकिन उनके एक डिसीजन ने 13 जिंदगियां ले ली। इन 13 जिंदगी के पीछे सिर्फ नंबर नहीं थे, कहानियां थे, सपने थे और परिवार थे। मुकेश अग्रवाल उत्तर प्रदेश के रहने वाले अपने बेटे की सास से दिल्ली मिलने आया था। उनका एक छोटा बेटा घर पर इंतजार कर रहा था। अशोक कुमार अमरुआ डीटीसी बस कंडक्टर ड्यूटी खत्म करके अपने घर जा रहे थे। सिर्फ कुछ मिनट पहले तक अपनी वाइफ से फोन पर बात कर रहे थे। अंकित सनी, एक कैब ड्राइवर, उस दिन टूरिस्ट को रेड फोर्ट दिखाकर लौट रहे थे। उसकी कैब का सिर्फ स्टीयरिंग बचा था। गणेश मिश्रा चांदनी चौक में साड़ी और लहंगा बेचने वाले दुकान में काम करते थे। उसका घर इसी काम से चल रहा था। नोमान एक कॉस्मेटिक स्टोर में सेल्समैन था। नया साल में अपनी बहन की शादी करने का सपना सोच रहा था। यामिन मोहम्मद एक ई रिक्शा चला रहे थे। अपने घर का इकलौता कमाने का जरिया था। उसके 10 छोटे बच्चे हैं। सबसे बड़ा बच्चा सिर्फ 9 साल का है। बाकी कुछ लोग की अभी भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है, पर उन सबका कहानी एक सी है। आम लोग जिन्होंने कुछ गलत भी नहीं किया था, लेकिन मौत उनके बिल्कुल पास से गुजर गई। दिल्ली की शाम जो एक आम दिन की तरह लग रही थी, अब याद दिलाता है कि एक डिसीजन, एक गलत इरादा कितनी दुनिया खराब कर सकता है। वो लोग जो बस काम कर रहे थे, जो अपने घर लौट रहे थे, उनके सपने उस ब्लास्ट के धुएं में खो गए। ये डर सिर्फ दिल्ली की नहीं, पूरे देश का था। सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। होम मिनिस्टर ने सब एजेंसीज को हाई अलर्ट मूड पे डाल दिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एनआई को केस हैंड ओवर करने का ऑर्डर दिया।
रेड फोर्ट के आसपास सिक्योरिटीज को डबल कर दी गई और हाई अलर्ट मुंबई तक जारी कर दिया गया। इस बार टोन अलग था, ब्लेम से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन पर फोकस था। सरकार का कहना है जो भी जिम्मेदारी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये वो पल था जब सियासत से ऊपर इंसानियत और सिक्योरिटी को रखा गया था। लेकिन साथ ही ये सवाल उठाना भी लाजमी था कि इतने सारे एक्सप्लोसिव देश के अंदर आए कैसे और इंटेलिजेंस एजेंसी ने पहले क्यों सिग्नल नहीं पकड़ा। ये सवाल आम लोग के दिमाग में था और ये सरकार की अकाउंटेबिलिटी भी थी। होम मिनिस्टर हॉस्पिटल में घायलों से मिलने गए, देश अपने लोगों के साथ है। लोग चाहते थे जवाब और इन्वेस्टिगेशन अभी देश की नजर में थी। दिल्ली ने पहले भी टेरर देखे हैं। 2000 में मल्टीपल ब्लास्ट हुए। 2000 के दौरान दिल्ली ने कई बड़े धमाकों का दर्द महसूस किया था। शहर के बीचों बीच भीड़, बड़े मार्केट, सरकारी ऑफिसेज के आसपास और पब्लिक एरिया, सब जगह सीरियल धमाके होने लगे थे। 2005 में सरोजनी नगर, फाड़कनी और गोविंदपुरी जैसे बिजी मार्केट को निशाना बनाया गया। दिवाली से कुछ दिन पहले धमाकों ने पूरी दिल्ली को हिला दिया था। 2011 में हाई कोर्ट गेट नंबर 5 पर धमाके ने एक बार फिर याद दिला दिया कि दिल्ली अब भी टारगेट पर है। इन इंसिडेंट ने न सिर्फ जिंदगियां ली बल्कि शहर में डर और बेचैनी की गहरी लहरें छोड़ दी। कई सालों से एक ही पैटर्न सामने आता रहा। धमाके होते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और सच धुंधला सा हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब एक सियासत की बड़ी खेल की एक लहर है, एक ऐसा लहर जो आम आदमी को सिर्फ खौफ मिलता है, असली वजह कभी सामने नहीं आती। 2025 का ये धमाका लोगों को वही पुराना सवाल याद दिलाता है कि ये एक अटैक था या फिर सिस्टम के अंदर चल रही कोई और गहरी कहानी। आने वाले साल बताएंगे कि ये पैटर्न रुकता है या फिर और गहरा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आगे दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।